कि भारत की जो आर्मी है वो एक प्राइवेट एंटिटी की सुरक्षा करेगी, और अगर भारत रिटेलिएट करता है दोनों देश बिल्कुल वार के लिए आमने सामने हो जाएंगे। It is strategically unwise to create a hybrid wind and solar power generation asset within easy striking distance of the Indian-Pakistan border. क्या पाकिस्तान को बिजली बेचना चाह रहे हैं? क्योंकि अडानी जी की बिजली बांग्लादेश में तो बिक ही रही है। सर क्रीक वाले इलाके में जो सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर कहलाता है, जहां से सबसे अधिक मात्रा में ट्रक के साथ ट्रेसपास हुए हैं, जिस इलाके से मुंबई हमले के लोग आए, उसमें इस प्रकार से सोलर पार्क बनाने की अनुमति देना एक देश के लिए एक चुनौती है और एक भय है। मतलब यह है कि पूरे भारत की जो सुरक्षा है उसको सिर्फ औद्योगिक घरानों की सुरक्षा पर लगा दिया जाएगा। पूरे भारत की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डाल दिया गया। तरीके से अडानी के सामने जिस प्रकार से सरकार ने समर्पण कर दिया है, मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को सोचने की बात है। उसमें बीएसएफ के लिए नियम है कि वो 10 से 40 किलोमीटर दूर इलाके में वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह बीएसएफ का चलता। अब यदि वहाँ पर कोई अडानी जी को कुछ चाहिए होगा तो आप सब नियम बदल देंगे। के लिए मोदी जी के लिए ये देश की सुरक्षा, ये तमाम चीजें कोई प्राथमिकता नहीं रखती हैं। जब पेरिस में इस डील को अनाउंस किया तो उसके 12 दिन पहले उसने एक कंपनी बनाई जिसको जीरो एक्सपीरियंस था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, और उसको 33,000 करोड़ का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको कायदे से सरकारी कंपनी HAL को मिलना चाहिए था। और वहाँ पर अडानी का जो मैनेजमेंट है वो संदिग्ध रहा है, तभी वहाँ पर इतना ड्रग्स वहाँ तक पहुंची कि किसी की बीवी और बच्चों को पाकिस्तान का एजेंट कहने तक में चूक रहे हैं, जबकि आप खुद जो है पाकिस्तान के साथ में गलबैयां कर रहे हैं। गोगोई के बारे में कह रहे हैं कि उनकी वाइफ पाकिस्तान की एजेंट हैं। हाँ, चाहिए कि जब मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये ऑब्जेक्शन किया कि जो सोलर पैनल का जो साइज है वो ठीक नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि कल के दिन पाकिस्तान की तरफ से कोई टैंक मूवमेंट हो और हमको दिखाई ही ना पड़े, तब क्या होगा? तब तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया और इसलिए सरकार ने भी रिजेक्ट कर दिया। करगिल वाले मसले पर अभी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस रिपोर्ट में यह तक था कि हमारे एरिया में अकेले परवेज मुशर्रफ नहीं, ओसामा बिन लादेन भी रात में रुक के गया था। अच्छा, लेकिन राजनाथ की जो पूरी कमर है वो इस समय प्लास्टिक की हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी उनके पास है ही नहीं। वो इतने लचक गए हैं और उनकी जुबान नहीं खुलती है कि वो मोदी और अमित शाह के सामने कोई बात बोल सके। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कि मोदी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक शब्द की याद भी इसीलिए आई क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बहुत ही धमाकेदार स्पीच दी। राहुल ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी, और वो आदमी सरकार से 2 कदम आगे रहता है। तो आज राहुल जो कहते हैं सरकार उस पर कल बात करती है। तो अगर राहुल गांधी ने, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पार्लियामेंट के अंदर डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस और इन तमाम चीजों पे बात नहीं की होती उस दिन, जो उनका स्पीच था बहुत ही शानदार स्पीच था। एक तरीके से उन्होंने अपना पूरा वो विजन डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं उसको, राहुल गांधी का, अगर उन्होंने वो नहीं बोला होता तो मोदी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की याद कतई ही नहीं आती। आप इसको लिख कर ले लीजिए। तो अडानी साहब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। अडानी साहब ने ड्रोन बनाए और उन ड्रोन्स को तैनात किया गया LAC में। बाद में ये खबर दबा दी गई, पता चला कि जो चाइनीज हैकर्स हैं उन्होंने उस ड्रोन को ही हैक कर लिया। कि जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना भीषण होगा, पॉवर्टी इतनी भीषण होगी, आर्थिक असमानता इतनी जबरदस्त होगी, तो सरकारों को तो देना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। या तो आप रोजगार दें लोगों को, तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, और अगर रोजगार नहीं देंगे तो खाने पीने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा उनको। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग में भी रोजगार नहीं देंगे, आप उनको एग्रीकल्चर में भी रोजगार नहीं देंगे, रूरल एरियाज में अदर रोजगार नहीं देंगे, मनरेगा में खत्म करते रहेंगे उसका बजट धीरे धीरे, तो फिर आपको परजीवी तो पालने ही पड़ेंगे। हमारे देश का पूरा ध्यान अडानी को जमीन देने पे और अंबानी को फायदा पहुंचाने तक सीमित है। हमारे पूरे अखबार 4 पेज पे अनिल कुंबले नहा लिया, फलाना नहा लिया, फलानी एक्ट्रेस नहा ली, उसी के ऊपर टिकाऊ। सलाम, नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। आज के अखबार में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और नेशनल हेराल्ड से मेरे दोस्त विश्व दीपक। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, मोदी सरकार ने अडानी के लिए इंटरनल सिक्योरिटी से समझौता कर लिया, या ये कहें कि मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा से समझौता कर लिया। कम से कम मिलिट्री एक्सपर्ट्स और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो तो इसी बात को कह रहे हैं। असल में एक खबर है जो मुझे किसी और अखबार में नहीं मिली, कहीं सुनने को जरूर मिली है, लेकिन इसमें गार्जियन में छपी है। उसमें यह है कि जो अडानी साहब हैं
वो गुजरात में जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर है सर क्रीक के पास, वहां पर एक दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाना चाहते थे। 2023 में उसको अप्रूवल दे दिया गया और फिर तमाम मिनिस्ट्रीज को भेजा गया उनके अप्रूवल के लिए और कंसेंसस के लिए। वो फाइनली अप्रूव हो चुका है। और इसमें क्या है कि पहले इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये था कि बॉर्डर से 10 किलोमीटर तक आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते थे, खासकर प्राइवेट एंटिटी तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। अब उसको घटा करके 0.6 माइल या 1 किलोमीटर लगभग कर दिया गया। तमाम एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इससे भारत की सुरक्षा को खतरा है। मैं ये सोचता हूं कि क्या ये मजबूरी है ऐसी कि इनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना ही था दुनिया का सबसे बड़ा, और उसके लिए भारत की सुरक्षा से समझौता करना जरूरी था, पंकज जी? और कहीं छपा भी नहीं है अखबारों में। एक्चुअल पाकिस्तान से बीजेपी को कभी कोई खतरा नहीं रहा। अभी भी फ्रांस जाते समय हमारे प्रधानमंत्री जी का विमान 45 मिनट पाकिस्तान के आकाश में रहा, लेकिन उनको कोई खतरा नहीं, क्योंकि संगी मुसंगी भाई भाई होते हैं, तो उन्हें कोई उससे खतरा नहीं लग रहा। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि इतना बड़ा डिसीजन ले लिया गया सरक्रीक वाले इलाके में, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील बॉर्डर कहलाता है, जहां से सबसे अधिक मात्रा में ड्रग के साथ ट्रेसपास हुए हैं। जिस इलाके से मुंबई हमले के लोग आए, उसमें हम्म। इतने करीबी पर इस प्रकार से सोलर पार्क बनाने की अनुमति देना, ये एक सरकार नहीं, एक देश के लिए अ, एक चुनौती है और एक भय है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन हम्म। जिस प्रकार से आपने डिफेंस के रूल में परिवर्तन लिया है, एक स्पेसिफिक, एक औद्योगिक घराने के लिए डिफेंस का जो सालों से दशकों पुराना नियम चल रहा था, वो बहुत सोच समझ के चल रहा था। अब आप देखिए, जो बॉर्डर के इलाके हैं पाकिस्तान से लगे हुए पंजाब और कश्मीर के, उसमें बीएसएफ के लिए नियम है कि वो 10 से 40 किलोमीटर दूर इलाके में वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जगह बीएसएफ का चलता है। अब यदि हम्म। वहां पर कोई अडानी जी को कुछ चाहिए होगा, तो आप सब नियम बदल देंगे। और मुझको एक चीज समझ में नहीं आ रही, सरक्रीक इलाके में आप बिजली का ट्रांसपोर्टेशन जो है, उसका ट्रांसमिशन भी तो होना है। ट्रांसमिशन आप कहाँ करना चाहते हैं उसका? क्या पाकिस्तान को बिजली बेचना चाह रहे हैं? क्योंकि अडानी जी की बिजली बांग्लादेश में तो बिक ही रही है, और बांग्लादेश से उनके अभी कुछ भुगतान वगैरह भी रुके हुए हैं। तो ये दुर्भाग्य है। यानी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पे एक व्यापारिक कब्जा किया था, इस तरीके से अडानी के सामने जिस प्रकार से सरकार ने समर्पण कर दिया है, मुझे लगता है कि ये सभी लोगों को सोचने की बात है। और उसके बाद भी हम सब लोग जो हैं, ये देश के लोग जो हैं, केवल हम लोग इसमें टिके हुए हैं। धार्मिक आस्था, धार्मिक प्रबंधन, राम मंदिर, विश्वनाथ मंदिर की यात्रा, कुंभ, ये सभी में जरूरी है, हमारी सांस्कृतिक एकता की पहचान है। लेकिन इसकी आड़ में, इस जब ये सभी खबरें चल रही थी, उस आड़ में जिस तरीके से ये फैसला सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये चीजें जो हमारे देशी अखबार हैं, वो इसको तवज्जो ही नहीं दे रहे। तो ये भी कहीं ना। एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको हम चौथा स्तंभ स्वयंभू रूप से मान लिया गया लोकतंत्र का, वो चौथा स्तंभ जो है, उसकी आंखें, कान, नाक सब कुछ बंद हो गई है। वो केवल सरकार के चरण चुंबन कर रहा है। हम्म। दुर्भाग्य है। बिल्कुल ठीक बात है। आप विश्व दीपक ये समझिए कि ये बात सिर्फ मतलब भारत पाकिस्तान बॉर्डर की नहीं है। जो रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से ये जो प्रोटोकॉल रिलीज किया है उन्होंने, जो रिलैक्स किया है प्रोटोकॉल, वो बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार और नेपाल के बॉर्डर पर भी उन्होंने रिलैक्स किया है। मतलब यह है कि पूरे भारत की जो सुरक्षा है उसको सिर्फ औद्योगिक घरानों की सुरक्षा पर लगा दिया जाएगा। पूरे भारत की जो सुरक्षा है उसको खतरे में डाल दिया गया है। एक चीज और जो मुझे समझ में आती है वो ये है विश्व दीपक, कि अब आप देखिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जो रन ऑफ कच्छ है, ठीक है, और वो जो इलाका है उसको अडानी को सौंप दिया जाएगा। अडानी को नहीं सौंपा जाएगा क्योंकि वो है हमारा बॉर्डर का एरिया।
इसका मतलब ये हुआ कि अडानी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा में भारत की मिलिट्री लगेगी, भारत की सेना उसकी सुरक्षा करेगी। आप ये बिल्कुल। समझिए। दूसरी बात ये समझिए कि अजय शुक्ला जैसे रिटायर्ड जो इंडियन आर्मी कर्नल हैं और डिफेंस एनालिस्ट हैं रेनाउंड, वो कह रहे हैं कि इट इज स्ट्रेटेजिकली अनवाइज टू क्रिएट अ हाइब्रिड विंड एंड सोलर पावर जनरेशन एसेट विद इन इजी स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर। बिल्कुल। आप अब ये समझिए आपकी अगर मान लीजिए कि कभी ऐसी नौबत आए या नौबत ना भी आए, तो पाकिस्तान हम्म में जिस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप सक्रिय हैं, उनमें से हम्म किसी एक का भी अगर दिमाग खराब हो तो हम्म एक आध किलोमीटर के अंदर जो है कोई मिसाइल मार देना, रॉकेट छोड़ देना, या जो हाथ से चलाते हैं उसको उससे अटैक कर देना कोई बहुत मामूली बात है। और अगर ऐसा वो हम्म करते हैं तो क्या होगा, हम्म उनका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसको ध्वस्त होने में मिनटों नहीं लगेंगे, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा कि भारत को रिटेलिएट करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत की जो आर्मी है वो एक प्राइवेट एंटिटी की सुरक्षा करेगी, और अगर भारत रिटेलिएट करता है तो दोनों देश बिल्कुल वॉर के लिए आमने सामने हो जाएंगे। तो ये तमाम तरीकों से देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने ऐसा किया है। आपको याद होगा कि हम्म जब राफेल डिफेंस डील हो रही थी, तो अनिल हम्म अंबानी का उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो हम्म ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट था अनिल अंबानी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जीरो एक्सपीरियंस था उसका। लेकिन ये उसने सिर्फ मोदी ने जब पेरिस में इस डील को अनाउंस किया, तो उसके 12 दिन पहले उसने एक कंपनी बनाई जिसको जीरो एक्सपीरियंस था डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का, और उसको 33,000 करोड़ का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसको कायदे से सरकारी कंपनी HAL को मिलना चाहिए था। हम्म HAL कंपनी जो बंगलुरु में है उसको ये ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, जिसको मोदी सरकार ने जीरो एक्सपीरियंस वाली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनिल अंबानी को दिया। 33,000 करोड़ की वो डील थी। तो इनके बिल्कुल। लिए इस सरकार के लिए, मोदी जी के लिए, ये देश की सुरक्षा, ये तमाम चीजें कोई प्राथमिकता नहीं रखती हैं। इनके लिए इनकी दोस्ती और इनके जो कॉर्पोरेट फ्रेंड्स हैं, उनको बदले में ये क्या देते हैं, क्योंकि एहसान भी तो चुकाना है, कर्ज भी तो चुकाना है। चुनाव जीतने के लिए जो आप लेते हैं उनसे पैसे, वो कैसे आप चुकाओगे? तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि डिफेंस सेक्टर में ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे बहुत जबरदस्त प्रॉफिट होता है। बाकी जगहों पे 50%, 100%, 200% होता है, यहाँ पे हजारों परसेंट, 10,000% तक के प्रॉफिट मार्जिन होते हैं डिफेंस सेक्टर में। इसीलिए इस सेक्टर में आप देखते हैं कि दुनिया भर के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने, उद्योगपति हैं, वो सब इसमें घुसने की कोशिश करते हैं। और एक बात हम्म और, आपको याद होगा कि जब ये जो आज भारत के जो 6 बड़े एयरपोर्ट्स हैं जो अडानी साहब को दिए गए हैं और जिनका संचालन आज जो है अडानी कर रहा है, जिसमें से लखनऊ के एयरपोर्ट भी शामिल है। मैं सुन रहा हूं कि हम्म वहां पे भी उसके विस्तारीकरण की योजना चल रही है, और उसको लेकर के वहां पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोगों के अंदर हम्म नाराजगी भी है। ये 6 एयरपोर्ट अडानी को किस हैसियत से दिए गए थे? क्या उनको एयरपोर्ट संचालन करने का कोई अधिकार था? क्या इसके लिए कोई प्रॉपर बिडिंग हुई थी? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने इस पे स्टोरी भी फाइल की थी कि एयरपोर्ट के संचालन के लिए जो लॉज हैं उनको ट्वीक किया गया था अडानी के फेवर में। हम्म तो जो पंकज जी पॉइंट आउट कर रहे थे कि बात यह है कि उनको दिया तो गया ही, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री के जो नियम हैं उनको ट्वीक कर दिया गया, उसको बदल दिया गया। बिल्कुल ट्वीक किया गया, बिल्कुल मूल सही बात बात। यह है, और वो किसके प्रेशर में बदला गया, ये सवाल होना हम्म चाहिए। वो कौन सा आदमी है जो रक्षा मंत्रालय तक, माना जाता है कि रक्षा मंत्रालय एक ऐसी मंत्रालय है जिसके नियमों में बदलाव करना है, जिसके बारे में, जहां पे करप्शन होने की एक आम धारणा है, उसके बहुत हम्म बड़े रिपरकशन हो सकते हैं। तो वो कौन से हम्म लोग हैं जिनके कहने पे रक्षा मंत्रालय ने अपने नियमों में बदलाव कर दिया? सवाल ये है। इवन और ये पहली इवन बार इस नहीं पर हुआ है, दो चीजें बिल्कुल। जी इवन इस पर मनोज जी। दो चीजें हो रही है कि अडानी को जो 6 एयरपोर्ट दिए गए, वो 6 एयरपोर्ट जी। ऐसी जगह पर जहां पर आर्मी के बड़े कमांड है। एक चीज कमांड याद है, रखिए, बिल्कुल। जो हाँ बिल्कुल। जहां पर आर्मी जरूरत पड़ने में सिविल एयरपोर्ट यूज करते हैं। दूसरा चीज ये देखिए कि जिस गुजरात की सीमा के ऊपर ये प्रपोज प्रोजेक्ट है, जहां पर 1,000 एकड़ जमीन दी गई है, हेक्टर सॉरी, हम्म वहां पर पहले से जो अडानी का बंदरगाह है, उस वो सबसे ज्यादा बदनाम रहा है। पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा ड्रग्स वहीं से पकड़ी उसी गई। रास्ते से भारत में आई है, बिल्कुल। हम्म तो वो वैसे भी बहुत पोरस है, और वहां पर अडानी का जो मैनेजमेंट है वो संदिग्ध रहा है, तभी वहां पर इतना ड्रग्स वहां तक पहुंची है।
तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। इस तरीके से देखें, ये देश की सुरक्षा के लिए खिलवाड़ है। और उस पोजीशन में कि जब इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जो असम का एमपी है गोगोई, उसकी वाइफ को कह रही है कि वो आईएसआई की एजेंट है। उनकी वाइफ अमेरिकन है, तो वो उसको उसके ऊपर है ना, हम राजनीति के इतने गंदे और छिछोरे स्तर पर पहुंच गए हैं कि किसी की बीवी और बच्चों को पाकिस्तान का एजेंट कहने तक में चूक रहे हैं, जबकि आप खुद जो है पाकिस्तान के साथ में गलबैयां कर रहे हैं। गोगोई के बारे में कह रहे हैं कि उनकी वाइफ पाकिस्तान की एजेंट हैं। हाँ, जो एलिजाबेथ है वो यूएस की नागरिक है वैसे। तो हाँ हाँ, जैसे वो उसके क्रिश्चियन नाम सुनते हैं ना, तो उनको ये समझ, उनका सारा समझ जो है धूल में मिल जाता है। इसमें एक बात और पॉइंट आउट करना चाहूंगा पंकज जी मैं, कि इसी रिपोर्ट में यह है, और ये लोगों को जानना चाहिए कि जब मिलिट्री ऑफिशियल्स ने ये ऑब्जेक्शन किया कि जो सोलर पैनल का जो साइज है वो ठीक नहीं है, और ऐसा हो सकता है कि कल के दिन पाकिस्तान की तरफ से कोई टैंक मूवमेंट हो और हमको दिखाई ही ना पड़े, तब क्या होगा? तब तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए सरकार ने भी रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि फाइनेंशियली वायबल नहीं है ये, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। और मनमानी साइज के वो लगा रहे हैं वहां पर सोलर पैनल्स। और हाँ, और सबसे ताज्जुब की बात यह है पंकज जी, जो ऑफिशियल्स रैन ऑफ कच्छ के एरिया को ओवरसी करते हैं, देखते हैं, मिलिट्री के जो ऑफिशियल्स जिनकी जिम्मेदारी है उसको देखना, उनसे कंसल्ट तक नहीं किया गया, अकॉर्डिंग टू द गार्जियन। इससे ज्यादा असुरक्षा की बात क्या हो सकती है? ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की सुरक्षा से मतलब ही नहीं है, या फिर उन्हें मालूम है कि कुछ होगा ही नहीं, इतना एश्योर्ड है। अब एक्चुअल क्या है कि दो औद्योगिक घरानों के हितों की रक्षा के लिए भारत की मौजूदा सरकार इस स्तर पर बैंड हो गई है, नीचे गिर चुकी है कि उसे इन सब चीजों से वास्ता नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि आज यदि आप आर्मी ऑफिसर्स को इस प्रकार से ओवरलुक करोगे, तो कल यदि किसी आर्मी ऑफिसर ने भी इन सब चीजों को लेकर ओवरलुक करना शुरू कर दिया और कोई कंफ्लिक्ट हुआ, तो आप कैसे उसको करेंगे? आप देखिए ना, हम करगिल वाले मसले को याद करें। करगिल वाले मसले पर अभी जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस रिपोर्ट में यह तक था कि हमारे एरिया में अकेले परवेज मुशर्रफ नहीं, ओसामा बिन लादेन भी रात में रुक के गया था। अच्छा। यस। और उसकी बाकायदा रिपोर्ट नीचे तक, दिल्ली तक आई थी, लेकिन इन सब लोगों ने उसको ओवरलुक किया, इन लोगों ने उसको ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में इतनी बड़ी घटना हुई है। तो हम जब कभी वित्तीय मामलों में इतनी बड़ी बड़ी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और मिलिट्री ऑफिसर्स को अवॉइड करते हैं, तो उनका मॉरल भी डाउन होता है। और वो उन बिंदुओं पर ओवरलुक करते हैं, उनको कहते हैं कि सरकार की इच्छा है तो हम क्या करें, फिर आप क्या करेंगे? हम केवल सेना के अफसर को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वो तो कह देते हैं ना। आपको याद होगा राजनाथ सिंह का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो आखिरकार नौकरी क्यों करते हैं, मतलब उनकी जान को तो खतरा हो गई, उनको सोच समझ के नौकरी करना चाहिए। असंवेदनशीलता की तो हद है भाई। राजनाथ सिंह का आलम यह है कि राजनाथ सिंह सीनियर आदमी है, सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और वो अटल और आडवाणी के युग के नेता हैं, और उनकी एक प्रतिष्ठा भी है विपक्षी दलों के बीच में भी। लेकिन राजनाथ की जो पूरी कमर है वो इस समय प्लास्टिक की हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी उनके पास है ही नहीं। वो इतने लचक गए हैं और उनकी जुबान नहीं खुलती है कि वो मोदी और अमित शाह के सामने कोई बात बोल सके। वो डिफेंस मिनिस्टर हैं यार, आप क्या बात कर रहे हैं? ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये राजनाथ सिंह के सवाल होने चाहिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आपके 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 मंत्रालय के तहत कोई ऐसी देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले से कोई प्रपोजल पास ना हो, और अगर हुआ तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ट्वीक कैसे हुआ आपके मंत्रालय के अंदर? बिल्कुल। खैर, उसके अलग कारण है कि राजनाथ सिंह क्यों चुप रहते हैं, वो मोदी के खिलाफ क्यों नहीं बोल पाते हैं, उसके बहुत ही अलग कारण है, बहुत सारे लोग जानते हैं। है ना? बिल्कुल। ये विश्वदीपक, मैंने आपको बताया 2 साल पहले, 3 साल हो गए, उनके घर पे अचानक
आईबी और रॉ के ऑफिसर्स गए और उनको बोला कि शक है कि आपके घर में बग लगा हुआ है, और उनके घर में रखे हुए बोरे तक जिसमें आलू गोभी थे वो भी उठा के लगे, बाकी कोई बोरे भी गए। अब पता नहीं किस चीज के थे। उसके बाद से राजनाथ सिंह जी मौन ही रहते हैं बोरे घर से उठने के बाद। हम्म। ये इसका मतलब लुटियन दिल्ली में सबको चर्चा मालूम है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, सबको मालूम है, लेकिन आम पब्लिक तक तो ये बातें उपलब्धि नहीं है ना, लोग जानते हैं इस पर, और जानेंगे भी तो चाय पर चर्चा करके खत्म कर देंगे। विश्व दीपक, जो मैं बात अब आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एआई समिट को होस्ट करने के लिए फ्रांस गए हुए हैं। शायद आज उनकी खत्म हो गई होगी वो, और उसमें तो वो अमेरिका बोल रहे पहुंच हैं गए। वो हाँ, अमेरिका अमेरिका। पहुंच चुके हैं। हाँ, वो ये कह रहे हैं अब तो कि अमेरिका पहुंच गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी। ठीक है, आप जरा सोचिए कि हमारी आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 80 करोड़ लोग जो है वो राशन आप देते हैं उनको। ठीक है, वो आप अगर राशन नहीं दें तो बेचारे भूखे मर जाएंगे वो। आप कह रहे हैं नई तरह की नौकरियां पैदा होंगी, किसके लिए? आप वहां इंडोर्स किसके लिए करने गए? क्या आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था? क्या आप इसके लिए कोई तैयारी कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की? आपने देखा कि किसी ने डीप सीक बना दिया ओपन एआई के बाद, तो अब आप भी लग गए हैं कि मैं भी 6 महीने के अंदर कोई ऐसे पायरेटेड वर्जन बनाकर तैयार कर दूं। कोई प्लानिंग देखिए नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कुछ भी जी, नहीं। देखिए मैं तो ये मानता हूं कि मोदी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नामक शब्द की याद भी इसीलिए आई क्योंकि राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बहुत ही धमाकेदार स्पीच दी। राहुल ने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ा दी। हम्म। और राहुल गांधी ने पिछले 8-10 सालों में, 7-8 सालों में कम से कम कोविड के बाद के टाइम से लेकर के खास तौर से देखिए कि वो आदमी सरकार से 2 कदम आगे रहता है। तो आज राहुल हम्म। जो कहते हैं सरकार उस पर कल बात करती है। तो अगर राहुल गांधी ने, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर पार्लियामेंट के अंदर डीप सीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चैलेंजेस और इन तमाम चीजों पे बात नहीं की होती उस दिन, जिस जो उनका स्पीच था, बहुत ही शानदार स्पीच था। एक तरीके से उन्होंने हम्म। अपना पूरा वो विजन डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं उसको, राहुल गांधी का। हम्म। अगर उन्होंने हम्म। वो नहीं बोला होता तो मोदी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की याद कतई नहीं आती। आप इसको लिख कर ले लीजिए। वो पीछे न रह जाए किसी चीज में, इसलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। उस समिट में जाकर उन्होंने क्या अंड बंड शंट बोला फ्रांस में, वो हमने सबने देखा। और उन्होंने शायद एक पीस भी लिखा है इंडियन एक्सप्रेस के लिए, अखबार के लिए, वहां से अमेरिका से बैठे हुए। ये तो है उनका उनकी समझ और उनकी दुनिया को देखने का नजरिया। अब रही बात तैयारी की बात है और इस देश के बेरोजगारों की बात है और तकनीक की बात है, तो आप जानते हैं कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम्म। भीम ऐप लॉन्च हुआ था बहुत हम्म। जोर शोर से। और हम्म। उन्होंने कहा था कि हम अपने ऐप लॉन्च करेंगे, चाइनीज ऐप्स को हम बैन करेंगे और हम अपना पूरा सिस्टम खड़ा करेंगे। और आज आप हम्म। देख लीजिए भीम ऐप कहाँ है, क्या वो चलता भी है क्या? ये है जो इनका डिजिटाइजेशन के जो ये जस्ट अनदर जुमला, भीम तो ये वर्क कर बस रहा है। एक नहीं, विश्व लेकिन दीपक, भीम उसकी ठीक वर्क कर इट्स रहा है, नॉट ठीक ठाक। पॉपुलर। नहीं, लेकिन मुझे नहीं पॉपुलर नहीं पता, है। मैं यूज नहीं करता, लेकिन मैंने सुना है कई लोगों से कि ये गूगल के मुकाबले, पेटीएम के मुकाबले, अन्य जो एप्स है उसके मुकाबले बहुत ही कमतर है, बहुत ही कमजोर है। हाँ, और तो वो ऐसे ही उसका तमाम। बीएसएनएल कर देना चाहते हैं ना, वो उसका बीएसएनएल बना देना चाहते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल लेकिन वो कैपेबल है, ठीक ठाक ऐप है, लेकिन उसका बीएसएनएल कर देंगे, उसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंडोर्स नहीं किया जाता है, पेटीएम और फोन पे तमाम चीजें चलती हैं। बिल्कुल। और पेटीएम के जो ओनर है उसको तो उन्होंने एंडोर्स भी किया था, उसने मोदी जी की फोटो लगाई थी कि अपने उसमें हाँ, एड में। तो हाँ, बात ये हाँ, नहीं है, हाँ। बात ये है कि दुनिया को देखने का जो नजरिया है इनका, वो सिर्फ तभी जागृत होते हैं जब राहुल गांधी कुछ बोलते हैं। तो राहुल गांधी ने बोला है तो वो बोल रहे हैं। रही बात तैयारी की, विजन की और उसमें इन्वेस्टमेंट की, तो आपको पता ही है कि अमेरिका ने इस पे, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि $3 बिलियन, बिलियन या पांच ट्रिलियन डॉलर का 550 बिलियन का पैकेज ट्रंप ने दिया है। दिया है और इस पे एआई काम करने डेवलपमेंट। के लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। चाइना ऑलरेडी 5-6 बना चुका है। ठीक है। हम्म। चाइना हालांकि नकल ही करता है अमेरिका की, लेकिन कम से कम नकल करके उसके जो बड़ी कंपनियां वो बना रही हैं। भारत की जो हम्म। बड़ी कंपनियां वो क्या कर रही हैं, वो तो 24 घंटे लूटने के चक्कर में लगी रहती हैं, चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे मोदी जी के दूसरे दोस्त हो। उनका पूरा ध्यान अपनी शादियों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में लगा रहता है, कुंभ में डुबकी लगाने में लगा रहता है। एक का काम लगा रहता है कि कहां से हम तेल से लेकर के और सोलर एनर्जी से लेकर के किस किस सेक्टर पे कब्जा कर लें और लूट करके देखिए बेसिकली क्या है कि लूट तंत्र चल रहा है। ठीक है। और बाकी इनका कोई हम्म। विजन वगैरह नहीं है इनके पास कोई।
उनका वही उनको विजन ठीक है लगा। कि बादल के होने से राडार में जो है दिखाई नहीं पड़ता, ये उनकी समझ है इन चीजों के बारे में। सही बात है। पंकज जी, आप ये सोचिए कि पहले ये रणवीर इलाहाबादिया से लड़ लें और इन तमाम जो ग्रुप्स हैं इनसे लड़ लें और अंधभक्ति से बाहर निकलें, धर्मांधता से बाहर निकलें, तब तो एआई के विकास में कुछ होगा। सिर्फ बाहर जाकर के को होस्ट कर देना और ये बता देना कि आप देखिए एआई बायस्ड है, वो लेफ्ट हैंड वाले को नहीं दिखाता है, सिर्फ राइट हैंड वाला दिखाता है, इससे तो काम नहीं चलेगा ना। इससे तो हमारा कुछ एआई बढ़ने वाला नहीं है। भाई देखो, आप सोचो कि इंडिया ने Y2K के समय पूरे दुनिया में अपनी धाक छोड़ी थी, क्योंकि हम्म। उस समय बेंगलोर में लंबे समय तक काम चलता रहा कि इसको हम भविष्य की इस चुनौती को कैसे निपटेंगे। यदि हम्म। ईमानदारी से देखा जाए, एआई के मामले में हम बहुत पीछे रह गए हैं। क्योंकि बहुत। मैं फिर इसको उसका कारण है कि हमारे पास अपना कोई डाटाबेस नहीं है। हमारा जितना डाटा है, हमारी 99% जो कंप्यूटराइजेशन है वो गूगल हम्म। पे चल रहा है। हमारा पूरा डेटा तो गूगल और मैक के पास है। हमारे पास अपना ओरिजिनल किसी किस्म का डेटा नहीं है। हमारे पास में इवन आपको बताएं कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनकी हम्म। 80% जो सरकारी ईमेल होती है, एनआईसी वाली या जीओवी वाली, वो चलती ही नहीं है। आप उनके मेल भेजो, उनके जवाब ही नहीं आएंगे। तो हमारे पास बेसिक डेटा नहीं है। जब आपके पास बेसिक डेटा नहीं है, तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बेस पे काम करेगा? हम तो हम्म। अभी तो हमारी पूरी सर्च जो इतनी है, सर्च इंजन है, हमारे पास में गूगल है। हाँ। तो आप देखिए कि हम हमारे पास में जब बेसिक हमारा सर्च इंजन नहीं है, हमारे पास में अपना बेसिक एक ईमेल आईडी नहीं है। अब आप सोचिए कि वो हम लोगों ने ये भीम ऐप की बात कर रहे थे, भारत में एक वो ट्विटर का देसी संस्करण का कू पैदा किया था। कू सब कू कू पे बिल्कुल। आ गए थे, वो है बंद ना? हो वो गया। कू का चू हो, वो चू हो गया उसका। तो कू एक बंद हो गया। आपको मैं आपको सरकारी वेबसाइट्स में, चूंकि बहुत सारा डेटाबेस लिखता हूँ, तो मैं अधिकांश गवर्नमेंट साइट्स को खोल के देखता हूँ। कई हम्म। बार आपको 2-2 साल पुराना डेटा मिलेगा। वो अपनी मैगजीन्स जो होती उनको अपडेट नहीं करते हैं। 3-3 साल की पुरानी मैगजीन्स और उनकी रिपोर्ट्स उसमें होती हैं। हम गवर्नमेंट लेवल पर हमने कंप्यूटराइजेशन के मामले में टोटल जो डिपार्टमेंट हैं वो आउटसोर्सिंग पे चल रहे हैं। हम लोगों के पास में एक बेस तो है नहीं। अब आप सोचिए कि एक संस्था थी विज्ञान की, विज्ञान प्रसार, वो इतना अच्छा काम कर रही थी, उसने पूरे देश में विज्ञान क्लब बनाए थे, ड्रीम पत्रिका थी, उसको पिछले साल बंद कर दिया इन्होंने, है ना? बाल भवन था, बाल भवन बच्चों में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए काम करता था, उसको उन्होंने बंद कर दिया। नेशनल बुक ट्रस्ट में पहले साइंटिफिक टेम्पर की किताबें छपती थी, अब उसमें आध्यात्म, धर्म, प्राच्य ज्ञान, इसके नाम पर आप कूड़ा छाप रहे। तो हम हमारे सरकार की सोच क्या है? हम एआई पे जिस पे काम करना चाह रहे हैं वो किस पे है? चाइना का अपना सर्च इंजन है और चाइना का अपना ईमेल डोमेन है, और आज से नहीं है। मैं 2011 में पहली बार चाइना गया था, तब से है वहां पर। व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है गूगल, उनके पास हर है चीज ना? है। वहाँ व्हाट्सएप चलाते ही नहीं, वो वहाँ वीचैट ज्यादा चलता है। और वीचैट। है ना, तो वो IB4 ऐसे करके उनका ईमेल है। तो वो हम्म। उनने अपने मैप्स को अपना डेवलप किया हुआ है। हम तो इन सब मामलों में बहुत टर्शरी हैं। तो हम जो एआई बनाने की बात करें, अब जहां तक रोजगार की बात रही, हर टेक्नोलॉजी एक नए रोजगार को विकसित करती है और पुराने रोजगार को मार देती है। आप यदि पेजर के विकास से लेकर, बड़े मोबाइल से लेकर और एंड्रॉइड तक आए, तो आप देखिए कितने सारे रोजगार बंद हुए। हम लोगों ने एसटीडीपीसीओ बंद होते हुए देख लिए, हम लोगों ने मोबाइल रिचार्ज की दुकानें बंद होती हुए देख ली। ये लोग कहाँ जाते हैं अल्टरनेटिव? आप देखिए ना, क्योंकि इन इन लोगों का जो रोजगार है उसका कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं। आप जो कह रहे रोजगार है, आप बताइए गवर्नमेंट ने आज की तारीख तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर सरकारी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट निकाली कॉन्ट्रेक्चुअली? क्या अब निकाली है? जाकर नहीं निकाली, अब जाकर के बीटेक शुरू हुआ है इनमें एआई वगैरह में, अब जाकर के पिछले 2-4 सालों में तो ये चीजें शुरू हुई हैं। है ना,
अब आप देखिए कि 3 साल पहले हम लोगों ने द्रोण 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 हल्ला हुआ, आज की तारीख तक हमारे यहाँ द्रोण के इस्तेमाल के बायलॉज और नियम ही नहीं है। हम लोग अरे द्रोण इसमें तभी भी सुनते हैं जब, है ना, शादी का फोटो खींचने के लिए द्रोण इस्तेमाल होता है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है ना। तो हम हम्म लोग वो द्रोण दीदी, द्रोण एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो रहा है, द्रोण पिज्जा डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा है, लेकिन इन प्रैक्टिकल हम कहाँ खड़े हैं उसमें, हम कहीं इसमें हैं भी क्या? एक बहुत ही सीरियस चीज सामने आई थी पंकज जी, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और हम्म अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं तो अडानी साहब ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं। यस। और बिल्कुल सही अडानी है। साहब ने ड्रोन बनाए और उन ड्रोन्स को तैनात किया गया एलएसी में। बाद में ये खबर दबा दी इंडिया, गई, पता चला कि जो क्योंकि चाइनीज वो तो हैकर्स हैं उन्होंने उस हाँ ड्रोन को ही हैक कर लिया और उसको ड्रोन को हैक डिस्ट्रॉय कर कर लिया दिया। तभी। समझ रहे हैं आप? मतलब हिंदुस्तान यस। के जो ड्रोन्स है एलएसी में, उसको चाइनीज हैकर्स ने हैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वो ड्रोन भी अडानी साहब की कंपनी ने ही बनाए थे। तो ये तो हाल है हाँ, इनका। उसके बाद वहां से वापस लिए गए थे वो। वापस लिए गए, अब बिल्कुल। विश्व दीपक, एक खबर आपने शायद देखी हो, आज के फ्रंट पेज पर ही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो होमलेस लोगों के लिए एक पीआईएल पर सुनवाई कर रहा था। उसमें जस्टिस बीआर गवई ने काफी नाराज होकर के कहा कि मुफ्त राशन और जो अन्य मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, ये जो रेवड़ी कल्चर है, इस पर वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप परजीवियों का समूह बना रहे हैं, पैरासाइट्स का समूह बना रहे हैं। मैं बस इतना समझना चाह रहा हूं, आपकी भी समझ इसमें जानना है। और अखबारों ने तो सीधे लिख दिया है कि जिस देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना भीषण होगा, पावर्टी इतनी भीषण होगी, आर्थिक असमानता इतनी जबरदस्त होगी, तो सरकारों को तो देना पड़ेगा ना कुछ तो देना पड़ेगा। या तो आप रोजगार दें लोगों को, तो आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, और अगर रोजगार नहीं देंगे तो खाने पीने के लिए तो कुछ देना पड़ेगा उनको। देखिए, मैं शायद हमारी पहले भी कभी इस पे बात हुई थी। और हम्म वो ये है कि एक देश में एक स्ट्रक्चरल जो रिफॉर्म्स होते हैं, संरचनागत जो सुधार होते हैं, वो चाहे हम्म इकोनॉमी में हो, पॉलिसी में हो, तो वो होने चाहिए। और उसके तहत अगर किसी को कुछ दिया जा रहा है तो वो उसका अधिकार है। बात यही है। ये जो फर्क कांग्रेस में और बीजेपी में हुआ है दौर में, हम्म सोच में है, वो यही है। इसको ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं या जस्ट ओवरलुक करते हैं। वो यही है कि कांग्रेस ने अगर किसी को कुछ दिया है तो उसको उसका राइट बना के दिया है, अधिकार बना के दिया है। जैसे कि इस हम्म देश में शिक्षा पाना, अच्छी शिक्षा पाना, खाना खाना, काम करना, रोजगार पाना, ये सब हमारा अधिकार है, क्योंकि हम इस देश के नागरिक और हम मनुष्य हैं। तो अधिकार के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। उसने पूरी सोच को पॉलिटिसाइज कर दिया है। चुनाव के पहले वो कहते हैं कि हम लाडली बहना योजना के तहत आपके अकाउंट में 2500 रुपए डाल देंगे। चुनाव जीतने के बाद कहते हैं कि हम इसमें इतनी फिल्टरिंग कर रहे हैं और खत्म कर देते हैं। ये जो वेलफेयरिज्म है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, ये खराब हुआ है। और ये इस बीजेपी के टाइम में मोदी सरकार की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। और बाकी जो जिस केस की आप बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि उसमें हमें देना पड़ेगा और देना चाहिए। लेकिन ये बात भी सही है कि आप देखिए कि ये एक सच्चाई है और उसका साइड इफेक्ट आप कह सकते हैं कि हमारा समाज में सच में, मतलब एक इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ रही है कि अगर हमें 5 किलो 10 किलो राशन मिल रहा है और हमें काम करने की जरूरत क्या है फिर हमें। ये इस तरह की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और ये लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। आप कह सकते हैं इस बात को, लेकिन पंकज जी, जहां तक मुझे याद है, सुब्रमण्यम बालाजी 2013 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में ये कहा था कि ये जो फ्रीबीज हैं, जिनको फ्रीबीज कह रहे थे, सुब्रमण्यम बालाजी ने असल में तमिलनाडु की जो डीएमके और एआईडीएमके जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आ रही थी, और वो जो रंगीन टीवी, फ्रिज, कूलर ये सब बांट रहे थे, इसको लेकर के याचिका दाखिल की थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत आता है, वी कैन नॉट इंटरवीन, हम इसमें नहीं घुसेंगे, इसमें हम बीच में नहीं आएंगे। लेकिन आज जस्टिस ये बी आर सही गवई है। को लगता है कि ये हम परजीवियों का समूह बना रहे हैं। एक मैं आपको आंकड़ा बताना चाहूंगा। पी चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में इस आंकड़े का इस्तेमाल किया है। उसमें वो बता रहे हैं कि 2012 से 2024 के बीच में भारत में जो फूड इन्फ्लेशन है वो 6.1% रहा, एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो 11% रहा, और जो हेल्थ में इन्फ्लेशन है वो 14% रहा। अगर इतना जबरदस्त इन्फ्लेशन होगा तो आप चाहे उनको परजीवी कहें या कुछ भी कहें, वो आखिरकार अपना जीवन कैसे सस्टेन करेंगे, कैसे खाएंगे, बिल्कुल। कैसे अस्पतालों में जाएंगे, कैसे शिक्षा लेंगे? आपको तो फ्री देना ही पड़ेगा। महंगाई बढ़ रही है, आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, और जो रोजगार में है ना उनका तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको कहते रहिए परजीवियों का समूह, पर असल में
उनका अधिकार। एक्चुअल क्या है कि हम आधी अधूरी खबरों पर अखबारों पे ध्यान देते हैं। जी वो जो जी पूरी जी। खबर है उसमें बी आर गवई के सामने जब होमलेस लोगों की बात आई तो उन्होंने बोला कि किसी को निशुल्क देने की जगह उसको मेन स्ट्रीम में, ये वर्ड है इसके अंदर, शामिल करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि प्रतिष्ठापूर्ण, सम्मानजनक उनको स्थान देना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि उनके हाथ में काम हो। उन्होंने अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण दिया कि फ्री, एक एक शब्द है उनके, जो ओरल है क्योंकि आदेश नहीं है, मौखिक है, और उसमें उन्होंने बोला कि चुनाव के पहले लाडली बहना सरी की योजनाएं जो हैं वो अच्छी नहीं है, और इसके कारण मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे घर में खेती होती है, मैंने देखा है कि हमको खेती के लिए श्रमिक नहीं मिल रहे। ये पूरी हम्म, एक चीज बातचीत। अब हाँ देखिए हाँ। इसके दो हिस्से अब आप देखिए। मध्य हम्म, प्रदेश में 1 साल हो गए बीजेपी की सरकार बने हुए, वहां पर उन्होंने घोषणा कर दी कि अब लाडली बहनाओं को हम 3,000 रुपये महीना देंगे, लेकिन अभी भी 1250 दिए जा रहे हैं। और उस हम्म, 1250 की स्थिति ये है कि इस राज्य का, मध्य प्रदेश का जितना वार्षिक बजट है उससे हम्म, अधिक 41,000 करोड़ के आसपास राज्य सरकार का वित्तीय घाटा हो चुका है। और इन योजनाओं के लिए अब आप देखिए कि वहां पर विधवा पेंशन बंद कर दी गई अस्थायी रूप से, बहुत सारी कई योजनाएं बंद कर दी गई। हमने उत्तर प्रदेश और के बारे में और पूरे देश के बारे में चर्चा भी की थी कि एक थिंक टैंक की नवंबर में रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया हम्म, गया था कि जो निशुल्क अनाज बंट रहा है वो पूरे देश में 28% बेनिफिशरीज तक जा ही नहीं रहा है, और उत्तर प्रदेश उसके अंदर सबसे बड़ा है, इसमें 33% लोगों को अनाज नहीं जा रहा है। तो मुझको लगता है जस्टिस गवई के कहने के दो का तरीके हो सकते हैं। एक तो यह है कि लोगों को निशुल्क देने की जगह आप उनसे कुछ काम लें और सम्मान के साथ में उनको कुछ दें। हम्म, और दूसरा जो मुझे लगता है, जो एक हर समय बीजेपी और आरएसएस का एक हिडन एजेंडा रहा है, कि अब वो बहुत सारी जगह फ्री बीस की बात कर करके बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं। हर जगह उनको लगता है कि अब इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की किसी गाइडलाइन या इसकी आड़ ली जाए और उसमें सबको रोका जाए। एक संभावना उसके अंदर ये भी है, क्योंकि गवई को नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनना है, बनेंगे कुछ महीनों के लिए। अच्छा अच्छा। वो ठीक है। जिस तरीके से हाँ असल में तो बोल रहे थे, जैसे आपने बताया ना कि जो उन्होंने बोला है उनका इंटेंशन अलग था। और तो हाँ, आप मैंने पूरा उस केस को पढ़ा है, क्योंकि जी जी जी। कल भी इस बारे में चर्चा हो रही थी, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत इस पर, और इसके अंदर देखिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि हमारे पास में हमारी कोई स्टडी नहीं है इस टाइप की कि हम पिछले 8 साल से यदि 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, तो इससे क्या लोगों का सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो रहा है, उससे कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको बेनिफिट मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, या इस टाइप का कोई हमारे पास, हम लोग कोई स्टडी हमारे पास में नहीं है। अब आप देखिए मनरेगा एक ऐसा परियोजना थी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई थी और ग्रामीण क्षेत्र में पैसे का फ्लो बढ़ा था। छोटी छोटी दुकानें जो चलती हैं गुमटी उमटी टाइप की, उसमें बिक्री हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल से लगातार हम्म, सरकार मनरेगा का बजट कम कर रही है। तो ये बात तय है कि हम जो है, देखिए एक चीज होती है कि हम, भोजन का अधिकार यूपीए सरकार के समय आया था, और उसमें तो पूरी हम्म, प्लान थी कि हर गांव में एक अन्न बैंक हो, जहां पर कभी किसी के पास में अन्न का संकट हो तो हम उसको दे दें। हम्म, हम्म, ठीक है। लेकिन अभी तो ये हो रहा है कि हमने कोविड के समय शुरू किया, उसके बाद में चुनाव के पहले घोषणा कर दी बगैर किसी स्टडी के कि वेदर दे नीड इट नॉट। हमने 5 साल यदि मुफ्त अन्न दिया है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि नहीं लोग कुछ तो उसमें से बाहर आएंगे। आप ये सोचिए ना कि यदि पिछले 5 साल मुफ्त अन्न देने के बाद भी लोगों की यदि आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी, हम्म, वो वहीं की वहीं टिके हैं, तो उसकी स्टडी है आपके पास में, आपने कभी किया ही नहीं। आपने तो चुनाव के पहले घोषणा कर दी कि हम अगले 5 साल और अन्न देंगे। आप सोचिए कि ये बात आप जान के चले कि बुंदेलखंड शहरी के इलाकों में, मेरे यहाँ छतरपुर जिले में गांव के गांव इस समय खाली हो गए हैं, क्योंकि मनरेगा में जो लोग काम कर रहे हैं उनको 45-45 दिन से पेमेंट नहीं मिला, वो लोग मजदूरी में लखनऊ और दिल्ली मजदूरी के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। आपने
आपने इसका जिक्र किया कि इसमें इससे संबंधित कोई स्टडी नहीं है। मुझे याद है मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में ही पढ़ा है कि एक स्टडी है जिसमें ये कि हम जब से मतलब भारत सरकार जब से लोगों को फ्री राशन या फिर जो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन दे रही है उस, और चूंकि फूड इन्फ्लेशन तो लगातार बढ़ा हुआ ही है, तो उससे जो खर्च बच जाता है उस पैसे का इस्तेमाल लोग अपने आम जीवन में कर रहे हैं और अपना जीवन स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे संबंधित आंकड़े इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में दिए गए थे, मुझे याद है। दूसरी बात यह है कि मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि वो जिस किस्म की भाषा बोल रहे थे जस्टिस गवाई, जैसे प्रशांत भूषण जो वकील थे पिटिशनर के, उन्होंने कहा कि सरकारों में जो कंपैशन है वो सिर्फ रिच के लिए है, सिर्फ अमीरों के लिए कंपैशन है। तो इस पर बड़ा ऑब्जेक्शन हो गया जस्टिस गवाई को। उन्होंने कहा नहीं आप साबित करके बताइए क्या होगा, ऐसे कैसे रिच के लिए है? क्या उनको ये पता नहीं है कि तमाम बड़े नेता संसद में बोल चुके हैं कि 16 लाख करोड़ रुपए का लोन वेव ऑफ किया है सरकार ने, ये कंपैशन फॉर द रिच ही तो है, और किसके लिए? कंपैशन फॉर द पुअर है। वरना लगभग 10 करोड़ फार्म फैमिलीज हैं जिनके ऊपर लोन है, उसको तो वेव ऑफ नहीं किया उन्होंने। ये कहने का मतलब आप उसको इस तरीके से कह सकते हैं। उसका दूसरा पक्ष भी यही है कि देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है, जो जिन लोगों के वेव ऑफ हो रहे हैं उनके टैक्सेशन से ही चल रही है, वो टैक्स भी सबसे ज्यादा दे रहे हैं। वो एक बहुत एक बड़ी बहस की बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपको एक चीज बताऊं, भारत की ताकत जो ह्यूमन रिसोर्स है, यदि आप उसको काम में नहीं लगाएंगे। काम तो देना चाहिए, पर काम दें तो, रोजगार भी तो नहीं है। देखा एक्सेक्ट काम, जैसे कि चाइना में वो लोग बड़े स्तर पर कपड़ों का उत्पादन करते हैं, और जो उनके बेरोजगार है उनको केवल वो कहते हैं कि इसकी शर्ट पैंट बनाओ, और वो जो शर्ट पैंट बनती है इंडिया या थर्ड वर्ल्ड के मार्केट में फुटपाथ पे बिकती है। हमको लगता है देखो 160 170 रुपए में इतनी अच्छी शर्ट मिल गई। अब उनको ये है कि एक तो उनका बेरोजगारी उससे खत्म हो रही है, दूसरा ये है कि उनको उससे फॉरेन करेंसी मिल रही है। हम्म ठीक है। तो ऐसी कोई योजना, जब हमारे यहाँ जब मनरेगा था तो हमने मनरेगा को तो बर्बाद किया। ठीक है ना। यदि रूरल डेवलपमेंट की इतनी सारी योजना चल रही, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना, इन सब में आप मैंडेटरी क्यों नहीं किया आपने कि मनरेगा के लेबर काम करेगी? हम्म लेकिन वहां पेमेंट का दिक्कत हो रहा है। तो मनरेगा में पेमेंट के साथ में अन्न का भी प्रोविजन था। ठीक है ना। बिल्कुल। तो एक एक ये उदाहरण है। आप अभी जैसे एआई की बात कर रहे थे, हमने कितने कॉलेजेस में बीटेक या जो लोग स्टूडेंट थे उन लोगों को इंसेंटिव देकर एआई के क्षेत्र में कुछ काम करने के लिए शुरुआत करवाया। यदि देश में 1 लाख 2 लाख लोगों को आप 5,000 वो महीना देकर ही शुरू कर देते कि भाई आप अपने अपने कॉलेज में कुछ प्रोजेक्ट बना के दो, कोई नई चीज तो उभर के आती। आप देखिए कि चाइना क्या करता है। चाइना के बहुत सारी एजेंसी से वो ऑस्ट्रेलिया से काम करती है। इंडिया में कोई भी साइंटिफिक रिसर्च की एक सेमिनार हो, वो उसमें रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। वो लोग आते हैं यहाँ पर, अपने रिसर्च सेमिनार अटेंड करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ भी एक कोई विदेशी मिल जाता है तो हम लोग उसको उचक उचक के बताते हैं हमारा ये रिसर्च है, ये रिसर्च है। बाहर रिसर्च के पेपर पड़े रहते हैं, वो उठा के ले जाते हैं, उसमें पार्शियल मॉडिफिकेशन किया, अपने नाम से वो कॉपीराइट करके उस पर काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ आप बताइए, जितनी यदि हम साइंटिफिक लैब्स को छोड़ दिया जाए, इवन साइंटिफिक लैब को भी शामिल कर लो आप, किस यूनिवर्सिटी में ए ग्रेड का एक भी ऐसा रिसर्च हो रहा है लैंग्वेज में, ज्योग्राफी में, सिविक्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, कि जिसको आप कह सकते हो कि उससे इंटरनेशनल नहीं नेशनल लेवल पर भी हमको कुछ फायदा हो रहा हो। आप देखिए ना कि हम हमारा अभी तक हायर एजुकेशन को लेकर हम लोग अपग्रेड ही नहीं हो पाए। जब एजुकेशन को लेकर अपग्रेड नहीं हो पाए तो जाहिर है कि ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए भी अपग्रेड नहीं हो पाए। भाई आप देखिए कि एक चीज आपको बताऊं, जितना, जैसा कि वो थिंक टैंक का रिपोर्ट है कि 33% अनाज भ्रष्टाचार में जा रहा है, वो एट द एंड 33% का बोझ किस पे पड़ रहा है? मेरे और आपके ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास सालाना टैक्सेशन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए मिडिल क्लास एक ऐसा है जो ईमानदारी से टैक्स देता है और हर चीज पे टैक्स देता है, और जो ये जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इसी टैक्स से चल रही है। तो हम लोगों के साथ दिक्कत है कि हम जो हर साल टैक्स को
बढ़ते हुए टैक्स को के बोझ से मरे जा रहे हैं, वो केवल इसलिए मरे जा रहे हैं क्योंकि वेलफेयर स्कीम के नाम पर आप फ्री बीज दे रहे हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 21 में स्पष्ट है कि ये एक जन कल्याणकारी राज्य हो और यहाँ पर सामाजिक उत्थान की योजनाओं को चलना है। सामाजिक उत्थान की योजनाओं का उद्देश्य होता है कि हम एक लेवल पर जाकर लोगों के जीवन स्तर को इस तरीके से सुधार दें कि वो निःशुल्क सेवाओं पर डिपेंड ना रहे। बिल्कुल, लेकिन डीपीएसपी है पिछले 51 के है बीच ना, में। तो जी जी। है ना, तो लेकिन हम तो पिछले 8 साल से वही दे रहे हैं, उतने ही लोगों को दे रहे हैं। सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप उनको परजीवी बना रहे हैं और सरकार रोजगार दे नहीं रही है। सरकार रोजगार या तो रूरल में दे सकती है या फिर मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू दे सकती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग पर गौर करें तो मैन्युफैक्चरिंग 2014 से लेकर के अभी तक लगातार जीडीपी के रेशियो में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगातार कम होती जा रही है, लगातार कम हो बिल्कुल रही है कम 2000 होगी। के बाद से। तो इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग में भी रोजगार नहीं देंगे, आप उनको एग्रीकल्चर में भी रोजगार नहीं देंगे, रूरल एरियाज में अदर रोजगार नहीं देंगे, मनरेगा में खत्म करते रहेंगे उसका बजट धीरे धीरे, तो फिर आपको परजीवी तो पालने ही पड़ेंगे और उनको सम्मान भी देना पड़ेगा, नहीं तो रिवेलियन हो जाएगा। आप क्या करें, भूखो थोड़ा ना मार सकते हैं आप देश को। आप देखिए कि एग्रीकल्चर जो हमारे इतनी बड़ा लोगों को रोजगार देता है, उसकी स्थिति है कि पिछले 3 साल से ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज का उसमें इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस बार की स्थिति है कि यदि गर्मी ऐसे ही पड़ती रही, गेहूं का दाना छोटा होगा, चना उगने में दिक्कत होगी। आप पूरे कश्मीर में जाके देख लीजिए, सेव से लेकर ब्रूमिंग पहले हो गई, वहां पर नुकसान होने की संभावना। हम लोगों ने अभी तक इस क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंगली अपनी फसलों को बदलने की, इस पे इसको प्रिवेंट करने की कोई काम ही, कि हम उसी कन्वेंशनल कीटनाशक और फर्टिलाइजर पे टिके हुए हैं। आज की तारीख में भी जब मौका होता है, जब अभी सीजन आएगा, तो आप देखिए यूरिया और उसके लिए खाद के लिए लोगों की रात रात भर लाइन लगी रहती है। बहुत नकारा सरकारें पंकज जी, 20 सालों से मैं सुन रहा हूं एडेप्टेशन और मिटिगेशन दो चीजें हैं क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, और दोनों ही क्षेत्रों में कोई काम नहीं हो रहा। भारत में तो बिल्कुल काम शून्य नहीं है, दिखाई दे रहा, कहीं नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल बिल्कुल शून्य। शून्य है। यानी आप अभी कश्मीर की स्थिति देखिए, कश्मीर का किसान रो रहा है, हम लोग हम्म कश्मीर तक जा ही नहीं रहे, यानी हम लोग वहां सोचते नहीं है ना उनके बारे में, हम्म हम उनके बारे में सोचते ही नहीं है। अब आप सोचिए, इस बार शायद केसर की फसल 50% भी ना हो इस बताइए। वेदर के कारण, क्योंकि इस बार पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है। शिमला में इस बार भी बर्फ नहीं गिरी, लगता है कि अब शिमला से बर्फबारी विदा हो रही है। दिल्ली में कल का टेम्परेचर 28 डिग्री था, हम्म ये बसंत है, दूसरा हफ्ता भी नहीं हुआ फरवरी का भी। गर्मी में क्या होगा, बहुत ज्यादा, जी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाली। तो इस ये जो बेसिक मुद्दे हैं जिनका इन सब पे असर पड़ता है, इसके ऊपर हम्म हमारे देश की कोई तैयारी नहीं है। हमारे देश का पूरा ध्यान अडानी को जमीन देने पे और अंबानी को फायदा पहुंचाने तक सीमित है। हमारे पूरे अखबार 4 पेज पे अनिल कुंबले नहा लिया, फलाना नहा लिया, फलानी एक्ट्रेस नहा ली, उसी के ऊपर टिका हुआ इन मुद्दों पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। चलिए, बेहतर है कि वो कम देखो से कम दूसरे कार्यक्रम में तो चर्चा कर ही रहे हैं। जी जी ठीक है पंकज जी, इसको खत्म किया जाएगा। जी।